हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग वेज कंस्ट्रेंट के बारे में बात करेंगे। वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है ये समझेंगे। उसके अलावा वेज कंस्ट्रेंट को अप्लाई क्वेश्चन में किस तरीके से करते हैं इसके बारे में भी जानेंगे और एक क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेज कंस्ट्रेंट होता क्या है। तो देखो, अगर दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से नॉर्मल कॉन्टैक्ट में हैं तो एक दूसरे के मोशन को अफेक्ट करते हैं वो। ठीक है, और इस तरीके से कनेक्टेड जो मोशन होता है सिस्टम का उसी को क्या बोलते हैं, वेज कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा है बी और इसके सामने रखा है एक ब्लॉक ए। तुम बी को अगर धक्का दोगे, बी को मूव कराओगे, तो ब्लॉक ए भी रुका नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक ए पे बी लगाएगा नॉर्मल, और इस नॉर्मल की वजह से ए जो है आगे की तरफ धक्का लगेगा ए को, तो ए भी मूव करेगा। तो यहाँ पे जो ए का मजबूरी का मोशन है ड्यू टू नॉर्मल कॉन्टैक्ट अप्लाइड बाई बी, इसको क्या बोलते हैं, वेज कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही ग्राउंड पे रखा है एक ट्रायंगुलर वेज और दीवार और वेज के बीच में एक स्फीयर को रख दिए हो, तो अगर वेज को तुम इधर की तरफ पुल करोगे तो देखो वेज नए पोजीशन पे जब जाएगा तो स्फीयर भी जगह खाली होने की वजह से स्फीयर नीचे की तरफ आएगा, है ना। अगर तुम वेज को नहीं खींचोगे तो स्फीयर क्यों नीचे मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। तो यहाँ पे दोनों कॉन्टैक्ट में है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट एक दूसरे पे लगा रहे होंगे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर वेज चलेगा, है ना, तो स्फीयर भी चलेगा, और वेज अगर नहीं चल रहा तो स्फीयर भी नहीं चल रहा। तो यहाँ मोशन वेज और स्फीयर का एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट है। बात आ रही है समझ में। वेज कंस्ट्रेंट को क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए ये रिजल्ट हम लोग फॉलो करते हैं। अब ये रिजल्ट कैसे आया वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखो, ये रिजल्ट है कि परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट विल बी सेम। ठीक है, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर में वेलोसिटी का कंपोनेंट एंड एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या होगा, सेम, अगर ऑब्जेक्ट क्या है, कॉन्टैक्ट में है। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। जैसे ये लिफ्ट का फ्लोर है। ठीक है, लिफ्ट के फ्लोर के बी पॉइंट पे प्लेट में एक लड्डू रखा है और ए पॉइंट पे एक चीटी। चीटी को दिखा लड्डू, तो चीटी लड्डू की तरफ चल रही है ना, लेकिन साथ में क्या हो रहा है कि लिफ्ट भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब टाइम t इक्वल्स टू 0 से t1 में लिफ्ट मूव कर गया इतना और चीटी ए से चल गया इतना। ठीक है, 0 से t2 टाइम में लिफ्ट मूव कर चुका इतना और चीटी जो चल चुका है ए से बी तक पहुंच चुका। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब देखो, यहाँ पे अगर एक्चुअल मोशन ऑफ चीटी देखो तो यहाँ से t1 टाइम में यहाँ आ चुका, t2 टाइम में यहाँ आ चुका, तो तुमको इस डायरेक्शन में चीटी मूव करते दिखेगा। भले ही चीटी बोले कि हम तो कदम से कदम फ्लोर पे चले हैं, लेकिन लिफ्ट के मोशन की वजह से क्या होगा, चीटी जो है इधर की तरफ तुमको इफेक्टिव मूवमेंट ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो चीटी का वेलोसिटी इधर की तरफ v2। अब देखो, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है ये, और लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें तो ये है। इस डायरेक्शन में चीटी पे नॉर्मल ऐसे लग रहा एंड यही चीटी नॉर्मल लगा रहा लिफ्ट के फ्लोर पे इधर की तरफ। ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर दोनों को कॉन्टैक्ट में, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो, तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन है, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में लिफ्ट t2 टाइम में शिफ्ट हुआ कितना, y0। तो चीटी का भी तो शिफ्ट देखो, चीटी का शिफ्ट देखो, x में इतना हुआ है और y में इसका भी तो y0 शिफ्ट हुआ है t2 टाइम में, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का ही शिफ्ट क्या हुआ है, सेम। लिफ्ट का भी शिफ्ट एंड जो है चीटी का भी शिफ्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हुआ है, सेम हुआ है इन सेम टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन दोनों का क्या आ रहा है, सेम। और ये वाई डायरेक्शन यहाँ है क्या, तो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन है यहाँ वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल पाएंगे डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जो कॉन्टैक्ट में हैं उन दोनों का क्या है, सेम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी भी क्या होगा, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो v1 है लिफ्ट का वेलोसिटी लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर में, एंड चीटी का जो वेलोसिटी है लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज v2 sin थीटा। अगर ये थीटा है और चीटी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v2 था, तो v2 sin थीटा लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख पा रहे हैं v1 इज इक्वल टू v2 sin थीटा। बात आ रही है समझ में। एक बात और सोचो कि लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर चीटी का वेलोसिटी ज़्यादा होता, लिफ्ट का कम होता, चीटी के पंख लगे होते, तो चीटी का वेलोसिटी ज़्यादा होता तो कॉन्टैक्ट लूज हो जाता ना। चीटी सेम टाइम में ज़्यादा वाई ट्रैवल कर लेती और लिफ्ट कम वाई ट्रैवल कर पाता, तो लिफ्ट पीछे छूट जाता, चीटी ज़्यादा ऊपर राइज कर जाता, तो कॉन्टैक्ट तो लूज हो जाता है। बात आ रही क्या समझ में।
तो कॉन्टैक्ट लूज ना हो उसके लिए ज़रूरी है कि लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटीज़ क्या हो, सेम हो। और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सलेशंस भी क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो वेलोसिटी लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वेट करके v1 v2 को हम लोग इस तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं और हम लोग इस कंक्लूजन पे भी पहुंच पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और कंपोनेंट ऑफ एक्सलेशंस क्या होना चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट जो कॉन्टैक्ट में हैं उनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अलग होगा तो कॉन्टैक्ट में रहेंगे नहीं। ठीक है, अब इसी थ्योरी पे बेस्ड एक सवाल देखने वाले हैं हम लोग कि यहाँ पे एक ट्रायंगुलर वेज है, इस वेज को v1 स्पीड से हम लोग खींचे, है ना। तो ये जो स्फीयर वॉल से एंड वेज से कांटेक्ट में है ये नीचे की तरफ मूव करेगा लेट अस से v2 स्पीड से, तो v1 और v2 एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात, तुम इसको खींचे हो तो मजबूरी में ये नीचे की तरफ आया है कि नहीं। तो यहाँ देखिए v1 v2 को हम लोग रिलेट करने वाले हैं। वेज को तुम अगर इधर खींच रहे हो v1 स्पीड से तो कुछ टाइम में लेट अस से x1 मूव किया तो वेज इस पोजीशन से शिफ्ट होके इधर की तरफ चला गया थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ जगह खाली होने की वजह से स्फीयर जो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे था पहले वो भी नीचे शिफ्ट हुआ। देखो इस तरीके से जगह खाली होने की वजह से इधर की तरफ शिफ्ट हुआ। बात आ रही है समझ में। अब लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि कॉन्टैक्ट में है तो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटीज का कॉम्पोनेंट दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे स्फीयर का वेलोसिटी नीचे की तरफ था v2। देखिए तो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट ये स्फीयर का वेलोसिटी इधर v2, ये है थीटा, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस हैज टू बी थीटा। तो v2 का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी v2 cos थीटा। अब वेज की बात करें तो देखो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट इज दिस, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, वेज का वेलोसिटी है v1, दिस इज थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो v1 का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी v1 sin थीटा। क्योंकि दोनों एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में हैं तो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के अलोंग वेलोसिटी सेम होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट होगा अगर तो सेपरेट हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस लाइन के लॉन्ग परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों का वेलोसिटीज सेम होना चाहिए। तो वही हम लोग किए, दोनों का वेलोसिटी क्या कर दिए, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट जो है इसको इक्वेट कर दिए। तो यहाँ से हम लोगों के पास cos थीटा को इधर ले आओ तो v2 और v1 में रिलेशन आ गया कि v2 इज इक्वल टू v1 tan थीटा। बोलो बात आ गई समझ में। अगले वीडियो में हम लोग वेज कंस्ट्रेंट का ये सवाल देखेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।